अगर किसी बच्चे ने आज ही क्लास अटेंड की हो, आज फर्स्ट डे हो उसका, तो वो मेरे लास्ट के 2 लेक्चर देखेगा, तब क्लास में समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा आज ही आया ना, उसको लास्ट के 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे। हो सकता है आज की चीजें कुछ कम समझ में आए उसको। जिस बच्चे ने लास्ट की 2 क्लास नहीं देख रखी होंगी, उनको हो सकता है कुछ कम समझ में आए। चिंता मत करना, चीजें मुश्किल नहीं है। आपने पीछे वाली पढ़ नहीं रखी, हो सकता है इसके कारण आज चीज कम समझ में आए। जिसने पीछे वाली पढ़ रखी है, उसके लिए जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बहुत आसान है, बहुत इजी है उसके लिए। तो ये घबराना मत है कि भाई कुछ चीज समझ नहीं आ रही है। जो लेक्चर आपके निकल गए हैं वो इसमें वीडियो, पास्ट वीडियो में है, पास्ट क्लासेस में, उसमें से आप देख लें। कल संडे है, मंडे को फिर आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए जो भी नया बच्चा है उसके लिए बता रहा हूँ ये बातें। ऑफलाइन क्लासेस हम मंडे को नहीं, हम लगाएंगे ट्यूसडे को। ट्यूसडे से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मंडे को तो नहीं लगाएंगे, ट्यूसडे को लेकिन ऑफलाइन क्लासेस 11th क्लास की स्टार्ट हो जाएंगी ट्यूसडे को। चलिए अब मैं काम स्टार्ट करता हूं। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि भाई सभी बच्चे या तो पिछली क्लास देख रखी होगी या आज देख लेंगे। नए बच्चे भी इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। जो आज बच्चा आया है वो भी क्लास में, जो भी बच्चा आज जुड़ा है वो भी थोड़ा ध्यान से सुने। ठीक, बहुत आसान लगेगा आपको, कोई आसान मतलब कोई मुश्किल चीजें नहीं है। देखो कल ना मैंने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाई थी आपको, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भी कोई फार्मूला आपको दिया जाए तो चेक करना था हमें वो फार्मूला ठीक है या गलत है, डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर। डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर एक उसी का एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, कल वाले से लिंक हो जाएगा फिर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं लिख रहा हूं E इज इक्वल टू 1/2 mv²। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं E इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब जैसे ये फार्मूला मैंने लिखा E इज इक्वल टू 1/2 mv², ये कहता भी E इसमें काइनेटिक एनर्जी है। E इज द काइनेटिक एनर्जी, ये तो है काइनेटिक एनर्जी, और m इसमें है मास, v इसमें है स्पीड, v इसमें स्पीड है। ये कह रहा भाई इस फार्मूले को चेक करो, क्या ये फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे करेक्ट है, क्या ये फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे करेक्ट है, ये चेक करो। ठीक, तो मैं चेक करता हूं अभी। अब मत बोलना कुछ भी, मैं जो बात पॉइंट बताना चाह रहा हूं ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट करना आप लोगों को। लास्ट में फिर लगेंगे 2-3 मिनट समझाने में। तो मैं चेक करता हूं एक बार। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है m1L2T-2। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बताया था हमने कल, कल ही बताया था शायद ये तो, m1L2T-2, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल एनालिसिस में ये जो 1/2 है, ये एक कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है। 1/2 एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होने के कारण इसका कोई रोल नहीं है। m इसमें मास है, तो मास का हो जाएगा भाई m1, मास का m1। v वेलोसिटी या स्पीड है, तो इसका हो जाएगा L1T-1 पावर 2। तो ये हो जाएगा भाई m1L2T-2। इधर भी देख लीजिए क्या होगा, इधर m1L2T-2। जब ये पावर खोलोगे तो ये आएगा। अब दोनों साइड को कंपेयर करो, दोनों साइड कंपेयर करो। तीनों पावर मैच करी है, अगर तीनों पावर मैच करी तो ये फार्मूला इसका मतलब ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये फार्मूला करेक्ट है। ठीक बात, इतनी बात समझ में आई? आपको लग रहा है ये तो भी तो कोई नई बात तो बताई नहीं सर आपने। बताऊंगा अभी, अभी देखो, अभी नई बात बताऊंगा। बेटा देखो मैं एक फार्मूला लिखता हूं, E इज इक्वल टू 1/5, E इज इक्वल टू 1/5 mv²। सुनते जाना, 2 मिनट वेट करना, मैं जो बताना चाह रहा हूं। अभी बीच में मत सोचना क्या लिख रहा हूं मैं। फिर वही बात बोलता है, फिर कहता है ये कि भाई E इज काइनेटिक एनर्जी, E इज काइनेटिक एनर्जी, M इज मास और V इज स्पीड। वही बातें फिर इसने सारी बता दी हमारे को। फिर कहता है चेक करो इस फार्मूले को, चेक कर लेते भाई। m1L2T-2 एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। 1/5 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं, छोड़ देता हूं। मास m1, स्पीड L1T-1 पावर 2। तो यहां से अपने पास आया m1L2T-2, तो इधर से आया भाई m1L2T-2। अब देखिए बेटे, अब भी ये फार्मूला ठीक है, क्या तीनों पावर मैच कर रही हैं?
अगर तीनों पावर अब भी मैच कर रही हैं, इसका मतलब ये फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर करेक्ट है। ये फार्मूला भी डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर करेक्ट है। तो देखो, ये वाला फार्मूला भी करेक्ट है डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर, डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर, और डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर ये फार्मूला भी करेक्ट है। लेकिन अगर मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखूं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखूं, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में 1/5 तो नहीं आता ना, 1/2 आता है। सबने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, 1/5 तो नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये जो फार्मूला है, ये डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे भी करेक्ट है, और वैसे फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें, जो कहते हैं फिजिकली भी करेक्ट है ये वाला तो। बट ये वाला फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे तो करेक्ट है, ये वाला फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे तो करेक्ट है, बट फिजिकली ये फार्मूला रॉन्ग है। फिजिकली ये फार्मूला रॉन्ग है। तो फिजिकली ये रॉन्ग है, डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे करेक्ट है। तो यहां से एक बात आपको समझनी है, अब वो बात क्या है, वो ये नोट करनी है आपने। वो ये बात नोट करनी है कि अगर कोई फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे करेक्ट हो, अगर कोई फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे करेक्ट हो, तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। अगर कोई फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे करेक्ट हो, तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। ये पॉइंट नोट कर लेना है। हां, अगर कोई फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर रॉन्ग है, अगर कोई फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर रॉन्ग है, तो फिजिकली भी रॉन्ग आएगा। डायमेंशनल एनालिसिस से आपने प्रूव कर दिया कि फार्मूला गलत है, तो 100% वो फिजिकली भी गलत है। लेकिन अगर कोई फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे करेक्ट है, तो जरूरी नहीं वो फिजिकली करेक्ट हो सकता है वो फिजिकली करेक्ट हो, जैसे ये वाला है, और हो सकता है वो फिजिकली रॉन्ग हो, बट डायमेंशनल एनालिसिस पे करेक्ट हो। ये बात नोट करनी है आप लोगों ने। तो ये चीज जो मुझे बतानी थी, नोट कर लो, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो मान लेता हूं, अब मैं एक चीज और, एक दूसरा टाइप की क्वेश्चन करवाता हूं। अब बड़े आसान से कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखो, एक चीज बताना, पहले आप अपने दिमाग से बताना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखा F इज इक्वल टू A प्लस बी। मान लीजिए मैं लिख दिया A प्लस बी इज इक्वल टू F, ये लिख रखा है आपके सामने। अब ये कहता है A जो है, मान लीजिए A रिप्रेजेंट्स, लेट A सिंबल जो है, लेट दैट रिप्रेजेंट्स फोर्स। A रिप्रेजेंट्स फोर्स। मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको पहले सुनो, फिर उसको नोट करना। मैंने बोला भाई F इज इक्वल टू A प्लस बी, और मैंने A का नाम आपको बता दिया कि इन दिस क्वेश्चन A रिप्रेजेंट्स फोर्स, A फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई अगर A फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बताइए B किसको रिप्रेजेंट करेगा और F किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर A फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो B किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और F किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताइए। तो अब मैं बताऊंगा भाई B किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है बेटा। कंसेप्ट ये कहता है कि हमेशा एक जैसी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। हमेशा एक जैसी क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। कभी भी अलग अलग क्वांटिटी आपस में ना तो ऐड हो सकती ना सब्ट्रैक्ट हो सकती। तो फोर्स के अंदर, फोर्स अगर ए फोर्स है, तो फोर्स के अंदर फोर्स ही ऐड होगा, फोर्स के अंदर फोर्स ही ऐड होगा, फोर्स में कोई और चीज ऐड नहीं हो सकती, ये रूल है। तो इसका मतलब अगर ए रिप्रेजेंट फोर्स, तो बी शुड आल्सो रिप्रेजेंट फोर्स। तो बी भी फोर्स होना जरूरी है, तभी ए में ऐड होगा, वरना तो ए में ऐड ही नहीं होगा। और दूसरी बात ये तो होगा भाई लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये होगा इसका मतलब। ठीक है जी। अगर ए फोर्स था तो ए के अंदर बी ऐड हुआ था, इसका मतलब बी भी फोर्स होगा, तभी ए में ऐड होगा। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, आसान सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अब बताओ अगर ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है,
तो फोर्स प्लस फोर्स, फोर्स प्लस फोर्स क्या आना चाहिए? अगर ए बी ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स आपने बोला है, तो एफ क्या होना चाहिए भाई? फोर्स को फोर्स में ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? फोर्स प्लस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स ही तो आएगा ना। तो दिस एफ विल आल्सो बी इक्वल टू फोर्स। भाई ऐसे तो नहीं फोर्स में फोर्स ऐड कर दिया और वर्क आ गया हो, फोर्स प्लस फोर्स तो फोर्स ही आएगा। तो इसका मतलब ए अगर फोर्स था तो बी भी फोर्स है और एफ भी फोर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है बेसिक क्वांटिटी। जो अपने काम की बात है वो ये ध्यान रखना है कि लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओनली लाइक क्वांटिटीज को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये चीज हमारी काम की, इसके बेस पर मैं अगले 3-4 क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूं भाई। लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं सोल्व करूंगा, फिर आप उसको अगले 2-3 क्वेश्चन सोल्व करके फिर मैं आपसे पूछूंगा। जैसे P इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, P इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इसने हमारे को दे दिया भाई। अब मेरे से पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि भाई ये कहता है इन दिस फार्मूला P इज पावर, P इज पावर। क्वेश्चन को सुनना ध्यान से। P पावर है, X इज डिस्टेंस, X इज डिस्टेंस। तो इसने बोला भाई P पावर है, X इसमें डिस्टेंस है। ये कहता है फाइंड दी, क्वेश्चन लिख लो आप, लिख लो क्वेश्चन, फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ A एंड B, फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ A एंड B। P पावर है, X इसमें डिस्टेंस है, तो A और B के डायमेंशंस आपको बताने हैं। मैं करूंगा सॉल्व इसको, सुन लो भाई। बेटा ये देखो, अगर P पावर है तो राइट साइड में ये भी पावर होनी चाहिए। A शुड रिप्रेजेंट पावर, A पावर को रिप्रेजेंट करेगी। और ये पूरी वैल्यू B इंटू एक्स, ये कंप्लीट वैल्यू, ये भी बेटा पावर ही होनी चाहिए। ये कंप्लीट वैल्यू भी पावर होनी चाहिए। पावर प्लस पावर इक्वल टू पावर, पावर प्लस पावर इक्वल टू पावर, तभी तो आएगा ना। तो A इज आल्सो पावर। अभी बताया लाइक क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन भी तो वही वैल्यू आएगी ना भाई, अलग थोड़ी नहीं आ सकती है। तो अगर P पावर है तो A भी पावर है। अब बताओ, अगर A पावर है तो पावर के डायमेंशन तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। पावर के डायमेंशन क्या बताए थे मैंने, बताओ। मेरे ख्याल से तो M1 L2 T-3। पावर के क्या थे, यही तो थे, M1 L2 T-2 भाई, T-3। तो A पावर है तो पावर के तो आगे आधा आंसर आ गया। दो चीज पूछी है, A और B, आप क्वेश्चन तो हमने निकाल दिया। अब रहेगा B भाई, B और देख लेते हैं बेटा। बेटा मैंने कहा B इंटू एक्स, ये कंप्लीट वैल्यू पावर है, दिस कंप्लीट वैल्यू इज पावर। तो B इंटू एक्स इज पावर, B इंटू एक्स इज पावर। मुझे B के निकालने, X का नाम तो मुझे पता है, X इज डिस्टेंस। तो मैं इसको ये लिख लूं, B इज इक्वल टू पावर बाई एक्स। लिख लो भाई, B इज इक्वल टू पावर बाई एक्स। और पावर के डायमेंशन क्या है बेटा, M1 L2 T-3। एक्स के क्या होते हैं डिस्टेंस के, L1। अब देखो एक पावर ऊपर L की कट गई, तो B के क्या है बेटे, B के आए भाई M1 L1 T-3, M1 L1 T-3, ये B के आ गया आपके। तो यही आंसर है, ये A के डायमेंशन है, ये B के भाई, रिक्वायर्ड आंसर देखो। तो चलो इस तरीके से लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब मैं एक और देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं। देखो बेटा, E इज इक्वल टू A प्लस B इंटू T। आप एक बार लिख लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए, फिर मैं इनका नाम बताता हूं, फिर मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। E इज इक्वल टू A प्लस बी टी। ये कहता बेटा E इज एनर्जी, E represents energy, T represents time, T represents time। तो ये पूछता है what are the dimensions of A and B, what are the dimensions of A and B। A और B के डायमेंशन बताओ भाई। क्वेश्चन लिख लें सभी पहले ध्यान से, इक्वेशन लिख लें, इनके नाम लिख लें, E को एनर्जी बोल दे, T को टाइम बोल दे, और साथ में लिख लें फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। ये पूरा लिख लें, सोल्व मैं करूंगा।
आपसे तो मुश्किल वाले पूछूंगा शुरू में, आसान आसान करवा के फिर तुमसे पूछूंगा भाई, हाँ? चलो पहले प्रैक्टिस करवा दूं। अब बेटा देखो, अगर ई एनर्जी है तो मेरे हिसाब से तो बेटा ए भी एनर्जी होनी चाहिए। ए शुड आल्सो रिप्रेजेंट एनर्जी। और ये बी इंटू टी कंप्लीट वैल्यू, दिस आल्सो रिप्रेजेंट एनर्जी। ये भी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ए भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और बी इंटू टी भी। भाई समझ गए हो मेरे ख्याल से मैं कहां से लिख रहा हूं, कोई नई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि मैंने अभी इसको क्वेश्चन से पहले इसी सेम मेथड लगाया था। तो ई एनर्जी है तो ए भी एनर्जी होगी और बी इंटू टी पूरी वैल्यू भी एनर्जी होगी भाई। तो बताओ फिर, ए तो एनर्जी अगर है तो एनर्जी के डायमेंशन तो मुझे पता है भाई, क्या है एनर्जी के। कहते जी आपको तो पता, हमें तो नहीं पता है। कोई बात नहीं, तुम्हें पता चल जाएंगे। M1L2 T-2, M1L2 T-2, ए के आगे क्लियर। अब बी के और बच गए भाई, आधा काम तो हो गया 50%। तो बी इंटू टी, दिस कंप्लीट वैल्यू इज आल्सो एनर्जी। कंप्लीट वैल्यू भी एनर्जी है। तो मैं इसको यूं लिख दूं बेटा, बी इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। और बेटे एनर्जी के डायमेंशन में लिख देता हूं M1L2 T-2, नीचे T1, नीचे क्या आएगा T1। तो बताओ बी के क्या है, M1L2 T-3। अब एक क्वेश्चन और करवा दूं, थोड़ा लेवल बढ़ा लूं, अरे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा लूं आप लोगों की, हाँ? मेहनत करवा दूं आप लोगों से, मेहनत करवाता हूं। कुछ नहीं, कंसेप्ट वाइज नहीं, काम बढ़ाने के लिए बस मेहनत करवा रहा हूं, और कुछ नहीं है। V इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी प्लस एक्स ओवर डी। लिख लो, बड़ी सी इक्वेशन, देख डरियो मत कि बड़ी इक्वेशन, इतनी बड़ी इक्वेशन क्या होगी हो। बस कैलकुलेशन बढ़वाऊंगा आपकी, कैलकुलेशन बढ़वाऊंगा ताकि प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, अच्छी हो जाए। देखो फिजिक्स में तो बेटा क्या है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपको फिजिक्स इतनी आसान लगेगी। मैंने कहा ना, फिजिक्स को तो फिजिकल एजुकेशन बना के छोड़ देंगे यहाँ पे। फिजिक्स है फिजिकल एजुकेशन के बराबर, इतनी आसान है। लेकिन आसान तभी है जब आप न्यूमेरिकल ज्यादा सोल्व करते हो। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करते हो, आपको इससे आसान सब्जेक्ट नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करते रहो। चलो मैं क्वेश्चन करता हूं अब। बेटा v इज वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी, t इज टाइम, t इज टाइम, x इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये कह रहा है भाई, ये तो मैंने नाम बता दिए इतनी चीजों के। तो ये कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी चारों के डायमेंशन आपको बताने हैं। मैं करूंगा सोल्व इसको, बताने आपका मतलब, आपसे तो और पूछूंगा मैं, पहले प्रैक्टिस में करवाऊंगा। ये इनके सबके मैंने नाम लिख दिए। ये पूछता भाई व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी चारों के डायमेंशन आपको बताने हैं। तो भाई बताओ, देखो मैं सब बताता हूं। देखो पहले तो ए से स्टार्ट करता हूं। ए का नाम बताओ भाई, ए का नाम सोचो भाई, तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए। ए अगर बी वेलोसिटी को बताता है तो मेरे को तो लगता है कि ए इज आल्सो वेलोसिटी। भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम देखो, मुझे तो ए वेलोसिटी लग रहा है भाई, ए रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। और ये बी इंटू टी कंप्लीट वैल्यू, इसमें टी तो टाइम है, बट बी इंटू टी कंप्लीट वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू भी वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, तभी तो वेलोसिटी आएगा भाई। तो बी इंटू टी कंप्लीट वैल्यू इज आल्सो वेलोसिटी, ये भी कंप्लीट वैल्यू वेलोसिटी। एक और आसान, सी तो देखते ही आ गया आपका आंसर। सी का तो आप देखते ही आंसर दे दोगे। बहुत सारे बच्चों ने तो सी का सबसे पहले लिखा होगा, लिखा होगा ना। सी तो सबको दिख रहा हो क्या है, व्हाट इज सी। अब बेटा देखो, सी और एक्स ऐड कर रखे हैं आपने, सी और एक्स आपने ऐड कर रखे हैं। ऐड कौन होता है, एक जैसी क्वांटिटी ही ऐड होती है। तो इसका सी क्या होना चाहिए, सी तो भाई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। सी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। सी डिस्प्लेसमेंट क्यों होना चाहिए बताओ भाई। सी को मैंने डिस्प्लेसमेंट किस बेस पे कह दिया, क्योंकि सी और एक्स आपस में ऐड हो रहे हैं और लाइक क्वांटिटी ही ऐड की जा सकती है। इसका मतलब जो एक्स है वही सी है, जो एक्स है वही सी है। तो सी इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट। इसका तो आ गया, सी का तो कोई चक्कर नहीं। लेकिन डी का और निकालना भाई, चौथी चीज और है। बताओ ये पूरी वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट वैल्यू बताओ भाई मुझे। तो पूरी कंप्लीट वैल्यू बताओ भाई। देखो ये वेलोसिटी है तो ये वैल्यू वेलोसिटी है, ये वैल्यू भी वेलोसिटी है, और मेरे हिसाब से तो कंप्लीट वैल्यू भी वेलोसिटी होनी चाहिए।
ये पूरी वैल्यू भी मेरे हिसाब से तो वेलोसिटी होनी चाहिए भाई। तुम भी देखो क्या सही कह रहा हूं मैं? मुझे तो लग रहा है मैं सही कह रहा हूं, आप भी सोचो कि हाँ जी वेलोसिटी ही होगी, तभी तो वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी वेलोसिटी आएगी। तो मुझे मोटी मोटी बातें पता चल गई एक बार, बट अभी आंसर नहीं आया, आंसर तो निकालने हैं। अभी तो मैंने कंसेप्ट समझा, अभी क्या क्या कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले तो सी के लिख दो, सी तो डिस्प्लेसमेंट आपने मेंशन कर ही दिया है, तो सी तो लिख दो भाई, सी तो L1 लिख दो उठा के, सी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सी के तो आगे। अब ए के भी तो आगे, ए तो डायरेक्ट वेलोसिटी के बराबर आ रहा है, ए के भी वही लिख देता हूं मैं, ए के हो गए भाई L1 T-1, ए के भी आगे, सी और ए तो आगे। अब बच गया बी, बी के और देख लेता हूं भाई, यहां कैलकुलेट कर लूं, बी इंटू टी, ये पूरी वैल्यू क्या है, कंप्लीट वैल्यू क्या है, दिस कंप्लीट वैल्यू इज वेलोसिटी, दिस कंप्लीट वैल्यू इज वेलोसिटी। अगर ये कंप्लीट वैल्यू वेलोसिटी है, मुझे तो इसमें से केवल बी के चाहिए ना, तो बी क्या होगा भाई, वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम, तो ये क्या होगा भाई, L1 T-1 ओवर T1, वेलोसिटी के भाई L1 T-1 है, नीचे T1, तो बी के क्या आगे, L1 T-2। अब भाई तीन तो आपने निकाल दिए, अब तीन तो निकल गए भाई, तीन तो आपके आंसर आगे, पूछे थे चार आंसर, 3/4 75% काम तो कर दिया। अब रह गया भाई मेरा डी का, अब डी सोचना पड़ेगा भाई, मुझे डी सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचना कुछ नहीं है, तो डी भी बहुत ही आसान है, बस ध्यान रखांगे। ये बताओ मुझे, सी प्लस एक्स, एक बार सुनना मेरी बात को ध्यान से, कंसंट्रेट करो भाई बोर्ड पर, पहले सुनो लिखियो मत। सी क्या है, आपने बोला डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है, ये भी आपने मेरे को बताया डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे ये बताओ बेटे, सी प्लस एक्स कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी, सी प्लस एक्स मेरे ख्याल से तो डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल गया मैं, सी प्लस एक्स कंप्लीट वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूं, मैंने कहा भाई सी प्लस एक्स को मैं डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं, तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं भाई, डिस्प्लेसमेंट ओवर डी, डिस्प्लेसमेंट ओवर डी, और ये पूरी वैल्यू कंप्लीट ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट ओवर डी इज इक्वल टू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर डी इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्या ठीक कह रहा हूं बेटा मैं? अगर मैं इसको डी कर रहा हूं, मुझे निकालने डी के हैं, तो क्या मैं ये लिख दूं भाई डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, क्या मैं इसको यूं लिख लूं बेटा, डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब L1 और वेलोसिटी का मतलब बेटा L1 T-1, L से L कट गया तो T ऊपर आ गया, तो भाई T1 आ गया, तो D के क्या बन गए भाई, मेरे ख्याल से तो T1 बढ़ेंगे भाई। अब देखने में क्वेश्चन बड़ा सा लगेगा, देखो फिजिक्स में बहुत बड़े क्वेश्चन होते ही नहीं, कई बार देखने में सोचने में लगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली चलाएंगे तो आसान होते हैं, तो वही आपको सिखा रहा हूं मैं। देखो P प्लस A ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT, एक बार इक्वेशन लिखो भाई, P प्लस A ओवर V स्क्वायर इज इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। अब इसमें मैं कुछ नाम बता देता हूं, P प्रेशर, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, P प्रेशर, V इज वॉल्यूम। अब ये कह रहा है फाइंड दी, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ A एंड B, A के डायमेंशन बताने हैं और B के भी बताने हैं, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और ये पूछ रहा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B, ये इसने मेरे से पूछ लिया भाई, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में आएगा कि भी सर आपने P तो बता दिया प्रेशर है, V बता दिया वॉल्यूम है, आपने R और T तो नहीं बताया कि R क्या है T क्या है। फिर मैं कहूंगा कि बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जितनी नॉलेज चाहिए थी मैंने दे दी, R और T की अपने क्वेश्चन में जरूरत नहीं है कि R क्या है T क्या है, वैसे तो मुझे तो पता ही R और T क्या है, तो कंफ्यूजन क्यों बढ़ाऊं मैं, R और T क्या है, आपको जरूरत नहीं है, जो मैंने इंफॉर्मेशन दी उससे आपका A का डायमेंशन भी आ जाएगा, उससे आपका B का भी आ जाएगा।
और आर और टी के क्या नाम है उससे हमें कोई मतलब नहीं, इतने क्वेश्चन के लिए जो मैं करवा रहा हूं। अब बता बेटा, चलो आधा क्वेश्चन तो तुम करो, पहले तुम करो, तुम ट्राई करो, क्योंकि पेपर तो तुमने देना, मैंने नहीं देना। आप मुझे बताओ भाई, इसमें इसमें सोचो, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। आप मुझे पहले बी के डायमेंशन बता दो, मैं तो ए और बी दोनों के पूछ रहा हूं। आप मुझे बी के डायमेंशन बता दो भाई, बी के लिखो भाई, लिखो, मेरे सामने सबके नाम आने चाहिए भाई, सबका आंसर मेरे सामने दिखना चाहिए स्क्रीन पर। बी के बताओ भाई, बी के। अब बेटा पहले मैं बी के बताता हूं, चलो बेटा एक चीज देखो, ये क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम है। वी क्या है, वॉल्यूम है। वी में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रखा आपने, वी के में से बी को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है भाई आपने। अगर वी में से बी सब्ट्रैक्ट होगा तो जो वी रिप्रेजेंट करेगा वही बी भी रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर वी वॉल्यूम है तो बी शुड आल्सो बी वॉल्यूम। तो भाई बी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, तभी तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो भाई बी तो आ गया, बी होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब L3, वॉल्यूम का मतलब L3, वॉल्यूम तो हो गया भाई, बी तो हो गया। अब रह गया ए, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बी तो। अब ए का रह गया भाई, कोई बात नहीं, ए भी मुश्किल नहीं है, ए भी आसान है। ये क्या है, पी प्रेशर है, पी प्रेशर है। तो ये बताओ ये क्या होना चाहिए बेटा, पूरी वैल्यू बताओ मुझे पहले एक बार, फिर सोचेंगे ए के बाद, पहले पूरी वैल्यू बताओ। अगर पी प्रेशर है मेरे हिसाब से तो पूरी वैल्यू भी प्रेशर होनी चाहिए। ए ओवर वी स्क्वायर इज आल्सो प्रेशर, ए और वी स्क्वायर इज आल्सो प्रेशर। तो ए इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वी का स्क्वायर, प्रेशर इंटू वी का स्क्वायर, प्रेशर को वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ए आ गया भाई, क्या बड़ी बात है। अब बेटा मुझे प्रेशर के पता होने चाहिए, मुझे वी के पता होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता है वो तो। प्रेशर के क्या है बेटा, M1 L-1 T-2, ये दोगे प्रेशर के। और वी के क्या है भाई, वी के हैं बेटा वॉल्यूम L3 और पावर 2 भी है भाई। तो ये बना भाई, ए के बने M1 L-1 T-2 L6। तो ए के क्या बने बेटा, M1 L5 T-2, ये ए के हो गए भाई। मेरे ख्याल से तो सबके यही आए होंगे, देखो क्या ठीक लिखे मैंने दोनों आंसर। अच्छा अब एक क्वेश्चन चेंज करता हूं, इसी में चेंज करता हूं भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टाइप चेंज करता हूं, कुछ नई बात नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं भाई। ध्यान से सोच के बताना, मुझे सोच के आंसर देना, गलती मत करना, गलती मत करना। यही जो चीज है ना, इसी का एक एक्सटेंड करता हूं क्वेश्चन को मैं। आप मुझे बताओ ए बाय बी किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। आप क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बाय बी, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बाय बी। आंसर लिखो जल्दी, जल्दी आंसर लिख के बताओ मुझे। आपको क्वांटिटी का नाम बताना है, डायमेंशन नहीं। मैंने नाम पूछा है, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बाय बी। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन है प्रेशर, एक ऑप्शन है फोर्स, एक ऑप्शन है वर्क, और एक ऑप्शन है भाई स्पीड। इनमें से आपको नाम बताना मुझे, इनमें से नाम बताना है। विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बाय बी। मैं ये कह रहा हूं बेटा, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बाय बी। ए बाय बी किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका आंसर है वर्क, इसका आंसर है वर्क। ए बाय बी विल रिप्रेजेंट वर्क। अब बच्चे के दिमाग में आएगा जी ए बाय बी वर्क को कैसे कह दिया आपने, बताओ तो, बता देते हैं, क्या बड़ी बात है। ए बाय बी, ए के डायमेंशन क्या आए हैं, ए के डायमेंशन आए हैं M1 L5 T-2, ये ए के डायमेंशन है। बी के क्या आए हैं, बी के आए हैं L3, बी के क्या आए हैं L3। तो बेटा बताओ ए बाय बी, ए बाय बी क्या होना चाहिए बताओ। देखो ध्यान से, ऊपर L की पावर 5 है, नीचे L की पावर 3 है। ऊपर L की पावर 5 है, नीचे L की पावर 3, तो क्या बचेगा सोचो तो। मेरे हिसाब से तो बचेगा भाई M1 L2 T-2, ऊपर L की पावर 2 बचेगी। और बेटा M1 L2 T-2 इन चार में से किसके डायमेंशन है, इन चार में से आंसर देना था आपको। मेरे को तो लगता है वर्क के हैं भाई, वर्क के ये डायमेंशन होते हैं। अरे इसी लेवल का, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करवा दूं।
हाँ भरा हुआ है, देखो ये जब तक आप हाँ नहीं भरोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि भाई देखो आपको मेरे सामने तो तुम बैठे नहीं, मेरे सामने तो आपके यस और नो है, चेहरे देख के तो मैं बता देता, क्लास में बैठे होते तो कि हाँ ये करवाना कि नहीं करवाना है। अब तो जब आप रिस्पॉन्स दोगे लिख के आएगा तभी पता चलेगा मुझे कि करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, तो रिस्पॉन्स दिया करो साथ साथ भाई क्लास में पूरा यस सर ओके। क्वेश्चन करवाता हूं भाई, देखो क्वेश्चन पे आते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक बार लिख लो, फिर पता नहीं सोचो पता नहीं क्या लिख दिया सर ने, कुछ नहीं, आसान सा है। देखने में कई बार ना क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, बड़े होते नहीं, फिजिक्स में बड़े क्वेश्चन बनाने वाले को नहीं आते, तुम क्यों घबराओ। एक बार लिखो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो डब्लू सा दिख रहा है ना, ये इसको मैं बोल रहा हूं ओमेगा। इस डब्लू सा जो डब्लू नहीं है, देखो डब्लू तो यूं होता है भाई, ए यूं, और ये होता है थोड़ा गोल सा यूं, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा। इस सिंबल का नाम ओमेगा है, तो ये जो डब्लू जैसा दिख रहा है ये ओमेगा है। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्वेश्चन बताता हूं, सिंबल से तो घबराइए मत, यो मत सोचा करो कि भाई पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं सर, तो बिल्कुल आसान चीजें हैं, कुछ नहीं। ये कह रहा है कि भाई टी टाइम है, टी रिप्रेजेंट्स टाइम, टी रिप्रेजेंट्स टाइम, एक्स रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, एक्स रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। ये पूछ रहा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड के, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड के। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं इसको सोल्व करवा देता हूं। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स, टी इज टाइम, x इज डिस्टेंस, ठीक। और ये कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड के। बच्चे के दिमाग में आएगा सर ने y तो बताया ही नहीं, सर ने a भी नहीं बताया। बेटा जितना मेरे को क्वेश्चन पूछना है ना, उसमें ना आपको y की जरूरत है ना आपको उसके a की जरूरत है। इसी पे जब दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी पे करवाऊंगा, फिर मैं आपको y जरूर बताऊंगा। अभी तो जितना मैंने बताया उसके हिसाब से आंसर निकाल लेंगे भाई। आपने एक नाम सुना एंगल, एंगल का नाम सुना, एंगल का जरूर सुना होगा। कहते ये कोई बात है स्टूडेंट की, सबने सुना एंगल का नाम, तो बिल्कुल सबने सुना है, बट एंगल का नाम तो सुना है। एंगल के डायमेंशन क्या होते हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एंगल। मेरे ख्याल से एंगल इज डायमेंशनलेस, एंगल इज डायमेंशनलेस, एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते, ठीक है, एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते। अब भाई ठीक है, एंगल के तो पता चल गया मुझे, और एक इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। मुझे बताओ साइन या कोस या टेंजेंट, साइन कोस या टेंजेंट, इनके पीछे यहां जो वैल्यू लिखे थे आप, यहां पर जो मैं डॉट लगा रहा हूं ना, एक बार समझना, कंसेप्ट को समझना, तभी क्वेश्चन आसान लगेगा। साइन के पीछे जो यहां वैल्यू लिखी जाती है, कोस के पीछे जो वैल्यू लिखी जाती है, और टेंजेंट के पीछे वैल्यू लिखी जाती है, यहां पर कोई भी वैल्यू लिख दूं मैं, तो यहां जो वैल्यू होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बताओ मुझे। क्या साइन कोस और टेंजेंट के पीछे जो वैल्यू होती है, क्या वो वैल्यू एंगल को रिप्रेजेंट करती है। मैंने तो आज तक पढ़ा है भी एंगल को रिप्रेजेंट करती है। साइन कोस या टेंजेंट के पीछे जो भी वैल्यू होगी, दैट कंप्लीट वैल्यू ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एंगल, दैट कंप्लीट वैल्यू ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एंगल। इसका मतलब ये पूरी ब्रैकेट जो है ना, कंप्लीट ब्रैकेट, दिस कंप्लीट ब्रैकेट शुड रिप्रेजेंट एंगल। ये नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती कर जाओगे वरना तो भाई, अगर थोड़ी सी भी अपने कंसंट्रेशन से नहीं सुना ना, गलती हो जाएगी। तो इसका मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस कंप्लीट वैल्यू विल रिप्रेजेंट एंगल। ये कंप्लीट वैल्यू एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि साइन के पीछे, कोस के पीछे या टेंजेंट के पीछे जो भी लिखा होता है वो हमेशा एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो उसका सिंबल कुछ हो, सिंबल पे मत जाओ, बस ये बताओ भी साइन के पीछे है, इसका मतलब दिस कंप्लीट वैल्यू विल रिप्रेजेंट एंगल। आगे समझ में। अगर ये कंप्लीट वैल्यू एंगल है, तो इसका मतलब इतनी ये जो वैल्यू है, ये भी मेरे हिसाब से तो एंगल ही होनी चाहिए भाई, दिस शुड आल्सो रिप्रेजेंट एंगल। और बेटे मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू भी एंगल होनी चाहिए। क्यों, क्या ठीक कह रहा हूं मैं, एंगल माइनस एंगल तभी तो एंगल आएगा। क्या ठीक है मैंने, ओमेगा टी एंगल होगा, की एक्स भी एंगल होगा। अब ये दोनों अगर एंगल हैं, अब मुझे निकालने किसके हैं। अब बच्चे को देखो, किसी को समझ में नहीं आया
मैं दोबारा समझा दूंगा, एक बार पूरा सोल्व कर लूं मैं। तो ओमेगा टी को मैंने एंगल बोला क्योंकि एंगल माइनस एंगल तभी तो एंगल आएगा। तो बेटा ओमेगा टी आपने बोला भी एंगल है। ओमेगा टी क्या है? एंगल है। एंगल का मतलब m0 l0 t0। ओमेगा मुझे पूछे ओमेगा के, तो m0 l0 t0 बाई टी को नीचे ले आओ, और बेटा m0 l0 t0 बाई t1, और t1 को ले आओ ऊपर। तो क्या इसको t-1 बोल दूं? बोल सकता हूँ मेरे ख्याल से तो t-1 आगे फिर ओमेगा के, तो m0 l0 ना लिखने की जरूरत नहीं, अब छोड़ दो साथ साथ। तो t-1 आगे ओमेगा के, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। t-1 अब बच गया के के लिए क्या करूं? के एक्स, ये वैल्यू भी तो एंगल है बेटे, तो ये क्या होगा बेटा? m0 l0 t0, और के m0 l0 t0 बाई एक्स को नीचे ले आओ, तो बेटा m0 l0 t0 बाई l1, और l1 को ले आओ ऊपर, तो l-1। तो बेटा ये आपके आंसर आ गए। फिर एक हो गया l-1, एक हो गया t-1, एक l-1 एक t-1। अरे भाई ये सब ने लिख रखे हैं, मैंने क्यों बताया ये? मैंने तो कह रहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें सारे आते हैं, तुम मेरे से पहले निकाल देते हो। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो रही कंसेप्ट की आपको, इसका मतलब कंसेप्ट आप सही तरह समझने लग गए भाई बच्चे, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो अगर इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो मजा ही आ जाएगा भाई, क्लास में तो जोश पैदा हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन तुमने सोल्व कर दिया, एक क्वेश्चन और पूछ लूं? अरे एक क्वेश्चन और पूछ लूं क्या? इसी का एक पार्ट और बढ़ा दूं, इसी में एक पार्ट और बढ़ा दूं, इसी में एक पार्ट और बढ़ाता हूं। आप लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक इसी के एक छोटी सी एक्सटेंशन। अब लिखिए, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा बाई के? विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा बाई के? पहला ऑप्शन है एक्सलरेशन, दूसरा ऑप्शन है फोर्स, तीसरा ऑप्शन है स्पीड, चौथा ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम। ओमेगा बाई के किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? इन चार में से आंसर बताइए मुझे। स्पीड आएगा इसका आंसर होगा स्पीड। ये स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा बेटे, दिस विल रिप्रेजेंट स्पीड। अब ये स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? आपको कैसे पता स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा? अरे बेटा आप इसके डायमेंशन निकाल के देख लो, पता चल जाएगा स्पीड को करेगा कि नहीं करेगा। डायमेंशन निकालो आप इसके ओमेगा के क्या थे? ओमेगा के थे t-1, के क्या थे? l-1। तो टी के ओमेगा के लिखो t-1, के लिखो l-1, क्या आएंगे? l1 t-1, l1 t-1, तो आंसर आ गया l1 t-1। अरे बोलो, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। l1 t-1 स्पीड के होते हैं, l1 t-1 किसके हैं? स्पीड के हैं, तो इसलिए आंसर आएगा भाई स्पीड। तो बेटा देखो, ये लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और डायमेंशन का मिला जुला एक हमने कंसेप्ट किया आज। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को लगेगी, और ट्यूसडे से कोशिश करेंगे ऑफलाइन क्लासेस भी करने की, उम्मीद है कि हो जाएंगी। ठीक है बेटा। और मैथमेटिकल टूल्स मैंने बता दिया था कि ये जो डायमेंशन एनालिसिस पूरा हो जाएगा, फिर मैं मैथमेटिकल टूल्स भी करवाऊंगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत टाइम लगाना होता है उस पर। वो मैंने शुरू में इसलिए नहीं करवाया कि नए बच्चे जुड़ते रहेंगे तो उनको मिस हो जाएंगे वो